चलो गुड मॉर्निंग। तो कल हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया है, राइट? तो पार्टनरशिप में हमने क्या पढ़ा? गुडविल वैल्यूएशन स्टार्ट किया था। गुडविल वैल्यूएशन में हमने पढ़ा गुडविल क्या है। बेसिकली सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? पास्ट एडजस्टमेंट्स। वो पास्ट एडजस्टमेंट्स करने के बाद में आपको करेक्ट प्रॉफिट मिलेगा, उसका एवरेज निकालो। दो तरह से, वन इज सिंपल, अनदर इज वेटेड। सिंपल एवरेज कब फॉलो करोगे? ओके, प्रॉफिट अगर फ्लक्चुएटिंग है तो उस केस में सिंपल, और प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है या फिर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है तो वेटेड एवरेज। क्लियर? उसके बाद में अगला क्या पढ़ा था हमने? एक बार एवरेज मिल गया तो उसके बाद में आप क्या करने वाले हो? एवरेज मिलने के बाद में वो डोर क्लोज कर देना प्लीज। एक बार एवरेज मिल गया उसके बाद में फ्यूचर एडजस्टमेंट्स, और फ्यूचर एडजस्टमेंट्स करने के बाद में आप क्या कर सकते हो? यू विल गेट एवरेज प्रॉफिट, और उससे आप एडजस्ट करके क्या कर सकते हो, मतलब उसे आप उससे गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसमें पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड है, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड है, तीसरा एन्युटी मेथड है, और चौथा क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज मेथड में तो बहुत सिंपल है, क्या? एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। उसका भी कल हमने लॉजिक देखा। अभी सुपर प्रॉफिट में क्या है? व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? बोलो। सुपर प्रॉफिट में लिख देना, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये पढ़ा है ना आपने 12 में? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आगे नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट जैसे कि अगर वहां पे बताया जाएगा कि इस इंडस्ट्री में आप अगर इतने पैसे लगाते हो तो 10% तो इजीली मिलेगा। मतलब अगर आपको 10% से ज्यादा मिल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ योर गुडविल। अदरवाइज 10% कमाना कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तो आप नॉर्मली कितने कमा सकते हो? 8% तो इजीली कमा सकते हो ना। कैसे? कैसे 8% इजीली कमा सकते हो? कैसे? बैंक में रख के, ठीक है? तो अगर आप बिजनेस करके 8% ही कमाते हो तो इसमें अलग क्या है? समझ आ गया? आप अगर ज्यादा कमाते हो तो उस केस में नया पार्टनर बोलेगा कि उस केस में मैं गुडविल दे दूंगा, क्योंकि आगे जाके मुझे कुछ फायदा मिलने वाला है। लेकिन अगर आप आपका बिजनेस करके 8% ही कमाते हो आज, वो तो मैं बैंक में रख के भी कमा सकता हूं, सिंपल बात है। तो ऐसी केस में वहां पे जो नया पार्टनर है वो कह सकता है कि मैं सुपर प्रॉफिट से पेमेंट करूंगा। मतलब अगर आपका प्रॉफिट नॉर्मल से ज्यादा हो, जो नॉर्मली मिलता है उससे ज्यादा हो, तो मैं पेमेंट कर दूंगा। अदरवाइज गुडविल आपका है ही नहीं, आप उतना कमाते ही नहीं हो जिसके लिए मैं गुडविल पे करूं, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करूं। क्लियर? तो इस केस में कैसे कैलकुलेट किया जाए नॉर्मल प्रॉफिट? लिखो वहां पे, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर हो गया? अगला एन्युटी मेथड, अगला लिखना एन्युटी मेथड। क्या होता है एन्युटी मेथड? एन्युटी क्या है? हाँ, क्या होता है एन्युटी? इंस्टॉलमेंट। ओके, और आपने मैथ्स में पढ़ा एन्युटी, है ना? क्या होता है उसमें? ठीक है, मेनली हाँ, ओके, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, उसका अगर इतना इंटरेस्ट हो तो हमें हर साल कितना पे करना पड़ेगा, उन सभी का कैलकुलेशन वहां पे होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे देखो क्या बोलता हूं, एक ध्यान देके सुनना। आप अभी बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन जैसे बैठो, चलो। हाँ, बिजनेसमैन, ठीक है, हाँ चलो, एकदम बिजनेसमैन जैसे बैठो। बिजनेसमैन वाला एटीट्यूड, एटीट्यूड आना चाहिए बिजनेसमैन वाला। हाँ ठीक है, हाँ। अरे कॉलर ऊपर नहीं करनी है, गुंडा नहीं बनना है, बिजनेसमैन बनना है। हाँ हाँ, ठीक है। अब एक देखो, बिजनेसमैन वाला एटीट्यूड लेके बैठो। मैं आपसे कुछ बोलने वाला हूं, ठीक है, कि मैं आपके पास आता हूं, ओके, नॉट एज एन टीचर, ओके, मैं इस आपको क्या बोल रहा हूं, आप बिजनेसमैन हो, मैं आपके पास आता हूं, कहता हूं, ठीक है, कि मुझे आप 1 लाख रुपए दे दो, मैं हर साल आपको 20-20 हजार करके 5 साल में वापस कर दूंगा।
1,00,000 दे दो मुझे आप, मैं आपको 20,000 करके वापस दे दूंगा 5 सालों में। इंटरेस्ट एक काम करता हूं मैं 1,10,000 देता हूं, सॉरी आप एक मुझे 1,00,000 दे दो, मैं आपको 22,000 करके 5 सालों में देता हूं। हाँ क्या सोच रहे हो आप? बस क्या इतना भी नहीं कर सकते? बस क्या, बस क्या? हाँ ठीक है, मतलब आपका क्या कहना है कि आपको मैं अभी पेमेंट कर दूं, मतलब आपका कहना ही है कि सर हम आपको अभी पेमेंट कर दे 1,00,000 का और आप 20,000 करके 5 सालों में दोगे। इसका मतलब क्या है कि अगर वो 1,00,000 रुपए आपने बैंक में रखे होते, मतलब आपने मुझे देने से बेटा बैंक में रखे होते, तो हर साल उसमें 8-10% कुछ तो भी इंटरेस्ट जनरेट करते ना, मतलब आपका नुकसान हो रहा है। मैं आपको पैसे दे रहा हूं, ठीक है, 20,000 देने वाला हूं, बट अगर मैंने 20,000 उतना ही वापस किया जितना मैंने लिया था, उसमें आपका इंटरेस्ट का नुकसान है। अभी आप न्यू पार्टनर हो आप, ठीक है, मैं एग्जिस्टिंग पार्टनर हूं, अगर मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको पार्टनरशिप फॉर्म में लूंगा, क्लियर, समझ में आ गया? अपनी कोचिंग क्लासेस है अगे, हाँ उसमें पार्टनरशिप में लूंगा मैं, ऐसा मैं आपको कहता हूं अगे, तो ऐसी केस में यू आर इंटरेस्टेड, हाँ है ना? हाँ ठीक है, यस इंटरेस्टेड। मैं कहता हूं एक काम करो, फिर गुडविल का आप मुझे 2,00,000 रुपए दे दो, आपको हर साल 50,000 भी मिल जाएंगे 4 सालों में। नहीं ठीक है ना, प्रॉफिट तो मैंने कमाया था ना, मतलब आज तक जो प्रॉफिट हुआ था, आज तक का प्रॉफिट वो मेरे एफर्ट्स की वजह से या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के एफर्ट्स की वजह से, कल मैंने वही समझाया ना, एग्जिस्टिंग पार्टनर के एफर्ट्स की वजह से, तो उसके लिए आप कॉम्पेंसेट करो, आप आओगे तो उतने लेवल तक का प्रॉफिट में सैक्रिफाइस करने वाला हूं ना, ठीक है, समझ में आ गया? तो ठीक है, कॉम्पेंसेशन है। और आपका क्या कहना है, आप इसके ऊपर डिफेंड क्या करोगे? पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पूछा था, उसी हिसाब से थोड़ा सा सोचो। बिजनेसमैन हो, आपको प्रॉफिट कब मिलेगा? इमीडिएटली, है ना? आप पार्टनरशिप में एडमिशन लेते हो, इमीडिएटली आपको प्रॉफिट मिलेगा? इमीडिएटली नहीं, कैसे मिलेगा? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। समझ में आ गया? और उसके लिए मैं आपको 2,00,000 रुपए अभी मांग रहा हूं। फर्क समझ में आया? मतलब जो पैसा आपको फ्यूचर में मिलने वाला है उसके लिए आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हो, ठीक है? तो आप ये डिफेंड कर सकते हो, आप क्या बोलोगे कि एक काम करो, ओके, जब आप मुझे प्रॉफिट दोगे ना तब मैं कॉम्पेंसेट कर दूंगा, तब तक मैं बैंक में पैसे रखता हूं, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, बराबर ना? क्लियर? मैंने क्या बोला आपको, 1 साल बाद आपको 50,000 मिलेंगे, अगले 2 साल बाद 50,000 मिलेंगे, ठीक है? तो इसके लिए मैं 2,00,000 रुपए अभी मांग रहा हूं। तो आप क्या बोलते हैं कि सर सही बात है कि आप हमारे लिए कॉम्पेंसेट करो, सैक्रिफाइस करो, हम आपको पैसे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तब पैसे देंगे जब आप प्रॉफिट सच में शेयर करोगे, तब तक के लिए मैं बैंक में रखता हूं, बैंक में उसके ऊपर पैसा मिलेगा। आ रहा है समझ में? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या? आपके हिसाब से सोचो, आप 2,00,000 अभी दोगे, एक साल बाद 50,000 मिलने वाला है, ठीक है? आप देने के लिए रेडी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों? क्योंकि आज तक का प्रॉफिट मेरी वजह से, मेरे एफर्ट्स की वजह से आप रेडी हो। बट थिंग इज दैट मैं 1 साल बाद पैसे देने वाला हूं ना, 2 साल बाद देने वाला हूं, 3 साल बाद, 4 साल बाद, उसके लिए एडवांस में आप 2,00,000 अभी देके रखोगे, तो उसमें आपका दूसरा नुकसान है, कौन सा? इंटरेस्ट का। समझ आ गया? बैंक में रखा होता तो आपको इंटरेस्ट मिल जाता ना। आप क्या कहते हैं, ये इनको वो 2,00,000 में से बैंक में रखा हुआ 2,00,000, उसमें से 50,000 निकाल के मुझे देते, समझा? वो मुझे देते और उसके बाद में मैं प्रॉफिट आपको शेयर करता, ये भी तो चल सकता था ना। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, पहले ही चाहिए, एडमिशन के टाइम पे चाहिए, मुझे भरोसा नहीं, बराबर? तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? बोलो सॉल्यूशन इसके लिए। हाँ, उस साल का नहीं, बट ये तो मैंने बोला ना, इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे भरोसा नहीं है, बाद में आपने क्या किया, पार्टनरशिप ज्वाइन की और 6 महीने बाद छोड़ के चले गए, ऐसा ना हो, इस वजह से मैं क्या बोलता हूं, आप पहले ही मुझे पैसे दे दो ताकि आप उतने साल तक रहो। कोई आपको अलाउ नहीं करेगा कि उस साल में पैसे दूंगा, एडमिशन के टाइम पे ही आपको गुडविल देना पड़ता है, बट इसके लिए सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन क्या?
अगर मैंने आपको बोला एक काम करता हूं मैं, जितना इंटरेस्ट मिलने वाला था आपको उतना डिडक्ट करके आप मुझे पैसे दे दो, क्या लगता है? ओके, जितना आपको इंटरेस्ट मिलता 5 सालों में उतना डिडक्ट करके आप मुझे पैसे दे दो, तो ठीक है, मतलब आपको कम पैसा देना पड़ेगा और आपका इंटरेस्ट का जो आप बोल रहे हो नुकसान होगा, वो भी नुकसान आपको नहीं होगा। आ रहा है समझ में कि मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर? तो ऐसी केस में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, उसे डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट करेंगे मतलब क्या? प्रेजेंट वैल्यू पता है क्या आपको? प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू अगले साल जो पैसा मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू, उसमें से हम इंटरेस्ट डिडक्ट करते हैं। तो उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू को 1/1 प्लस आर। आर मतलब क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1/1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस 10% ऑफ 1 कितना आता है? 0.10 ना। तो आगे क्या आएगा? 1/1.10 कितना आता है? कितना आता है? हाँ, 0.9090। इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान दो, अगर एक साल बाद 1 रुपए आप मुझे देने वाले हो तो उसमें से 10% इंटरेस्ट अगर डिडक्ट किया तो मैं आपको आज 0.90 पैसे दूंगा इन शॉर्ट। आप मुझे 1 साल बाद 1 रुपए देने वाला हो, उसका आज मैं कितना दूंगा? 90 पैसे। अगर 2 साल बाद आप मुझे 1 रुपए देने वाले हो तो क्या करना है? 0.9090 पे पहुंच गए आप, फिर से इक्वल प्रेस करो, सेकंड ईयर का मिल जाता है 0.8264। अगर आप मुझे 2 साल बाद 1 रुपए देने वाले हो तो उसके लिए मैं आपको इन शॉर्ट 82 पैसे समथिंग दे दूंगा 1 रुपए के लिए। 1 रुपए के लिए ऊपर 1/1 प्लस आर ना, 1 रुपए की हमने आज की वैल्यू निकाली। बराबर, इसमें मैंने क्या किया? ये जो डिस्काउंट है 1.10 उसे मैंने मतलब ये डिस्काउंटिंग किया, मतलब इंटरेस्ट वाला फैक्टर निकाल दिया। तो ऐसे केस में क्या हो गया? 0.8264। तो पहले साल जो 50,000 रुपए आप मुझे प्रॉफिट मैं आपको शेयर करने वाला हूं ना, उसका आप मुझे कितना दोगे? 0.9090। मतलब कितना? बोलो। 45,450। सेकंड ईयर में जो 50,000 मैं आपको देने वाला हूं उसके लिए आप कितना दोगे? 2 साल का इंटरेस्ट आता है ना उसमें, इस वजह से वैल्यू और कम हो जाती है। हाँ, 41,320। मतलब इस तरह से हम 4 साल का कैलकुलेट करोगे और जितना पैसा आएगा आप मुझे दोगे। मतलब 50,000 से कम दे दो ना आप पैसा, जितना लेट आपको प्रॉफिट मिलने वाला है उतना पैसा बढ़ा दो या कम कर दो? कम कर दो। लॉजिकली करेक्ट है कि मैं आपको 2 साल बाद पैसे देने वाला हूं, तो आप वही बोलोगे ना, 2 साल बाद पैसा मिलने वाला है उसके लिए आज पूरा पैसा देने का क्या सेंस बनता है? क्लियर? कोई डाउट? नो? श्योर? पक्का? ओके, तो इसे कहा जाता है, इस मेथड को एन्युटी। एन्युटी आपको क्या करना है? एन्युटी मेथड में सुपर प्रॉफिट इनटू, वो तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है हमने देख लिया। सुपर प्रॉफिट इनटू सम मतलब टोटल, ये जो डिस्काउंटेड फैक्टर है ना उसकी टोटल ले लो एक साथ। 4 साल का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है ना उसकी टोटल ले लो। क्यों? क्योंकि मुझे 4 साल का कैलकुलेट करना है ना। सुपर प्रॉफिट 4 इयर्स का, वो भी डिस्काउंटेड फैक्टर पे, इंटरेस्ट माइनस करके मैं आपको पेमेंट करूंगा। सम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस। डन? गुडविल समझ में आ गया?
ठीक है, मतलब हमने क्या किया, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस करने की जगह पे क्या किया, सिर्फ उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। मतलब हम पूरा पैसा नहीं देंगे, इंटरेस्ट माइनस करके जो आता है 1/1 प्लस आर, उस तरह से जो आता है उतना पैसा हम देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। आया समझ में? ठीक है, तो ये हो गया एन्युटी फैक्टर में। आगे क्या है, कैपिटलाइजेशन। आप देखो, ध्यान दो, आप देखते होंगे एक बड़े बड़े होटल जो होते हैं वो खुलते हैं बट नहीं चल पाते, और आप देखोगे कि एक छोटा स्टॉल जो है वो भी दिन का वहां पे 10-20 हजार कमा लेता है। तो भाई ना, मतलब ऐसे पुणे में भी आप एग्जांपल ले सकते हो कि एक बहुत छोटा होटल है बट वहां पे बहुत भीड़ होती है। ठीक है, आपको कुछ एग्जांपल्स भी पता होंगे आजू बाजू के, जहां पे पैसा बहुत कम लगाया उन्होंने, बड़ा शॉप नहीं है, ठीक है, बट सेल बहुत होता है उनका। किस वजह से ऐसा होता है? उनका नाम होगा ना, मतलब लोग वहां पे ढूंढते हुए जाते हैं, मतलब वो ये नहीं देखते कि कैसा वहां पे क्या है कि शॉप है या कैसा होटल है, लेकिन वहां से परचेस कर लेते। क्यों? क्योंकि उनका नाम बन गया होगा। कोई पर्टिकुलर खाने के आइटम्स आपके आजू बाजू में फेमस होंगे जो छोटे जगह पे बनते हैं, ठीक है, बट थिंग इज दैट वहां पे बहुत सेल होता है, उतना शायद से एक बड़ा होटल भी कमाता नहीं हो, वो कमा लेते हैं। किस वजह से? गुडविल ना, ठीक है, मतलब आप कैपिटल कम लगाते हो, कैपिटल कम लगा के भी प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हो, ये किस वजह से? गुडविल। पैसा कम लगाया फिर भी प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हो ना, हमने एकदम होटल पॉश बना लिया, ओके, फिर भी हम कमा रहे हैं अच्छा खासा, ओके, तो उस केस में किस वजह से? गुडविल की वजह से। मतलब लोगों को हम जितना कमाते हैं, फॉर एग्जांपल हम कमाते हैं 5 लाख, तो वो कमाने के लिए बाकी लोगों को 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जनरली 50 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन हम वही प्रॉफिट 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करके कमा रहे। कितना? 20 लाख। तो ऐसे केस में क्या होगा? किस वजह से? किस वजह से? गुडविल की वजह से। बराबर, 20 लाख की लगाया और ज्यादा प्रॉफिट है, तो आपका बेसिकली गुडविल कितना है? आपका बेसिकली गुडविल है 30 लाख। कैसे कैसे आए 30 लाख? लोगों को कैपिटल लगता है 50 लाख, हमें कितना लगता है? 20 लाख। मतलब अपना 20-30 लाख जो है वो सेव होता है बिकॉज ऑफ आवर रेपुटेशन। 30 लाख की सेविंग है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो 30 लाख अपना बचता है बिकॉज ऑफ गुडविल। क्लियर? तो ऐसे केस में ये गुडविल की वजह से बच जाता है। तो ये मेथड कहता है कि अगर नॉर्मल कैपिटल से आपने कम कैपिटल लगाया हो तो आप गुडविल की वजह से, इट इज बिकॉज ऑफ गुडविल। क्लियर? डन? ओके, तो यहां पे हाँ, समझ में आ रहा है ना? आवाज चेंज हो गया, पता नहीं कैसे। हाँ, जादू। हाँ, नहीं माइक चल रहा था बट वो क्या पता वहां पे कुछ। चलो देखो, गुडविल इस प्रॉब्लम में, सॉरी इस मेथड में गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो नॉर्मल कैपिटल कैसे निकालोगे? अच्छा, एक याद रखना, आपने एक नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था, किस बेसिस पे? नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था किस बेसिस पे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगाया था आपने? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये लिखो मत, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR इनटू NRR, ये किया था। अभी आपको प्रॉफिट पता होगा लेकिन नॉर्मल कैपिटल पता नहीं होगा, तो फॉर्मूला चेंज कर सकते हो क्या? कैसे? क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, मतलब नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आपका आ रहा है, ओके, डिवाइड बाय NRR। बराबर ना? वही फॉर्मूला मैंने चेंज किया। तो यहां पे देखो, लिखो यहां पे लिख दो। हाँ, सॉरी, एवरेज प्रॉफिट इनटू NRR। आपको एवरेज प्रॉफिट पता होता है ना, इनटू NRR, सॉरी डिवाइड बाय, लिखा डिवाइड बाय, गलती से मिस्टेक हो गई।
यही उम्र है कले। किसी के पास नोट्स है? दो, एक एक बेंच पे दो दे दो एक। हाँ, तो यहाँ पे एमसीक्यूज दिए है ना, कुछ एमसीक्यूज देख लो ताकि आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए जो हमने अभी तक पढ़े हैं। अभी तक जो कंसेप्ट्स पढ़े हैं वो समझने के लिए एक बार एमसीक्यूज देख लो। हाँ, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3. On admission, C brings rupees 70,000 cash and 48,000 cash against goodwill. New profit sharing ratio between A, B, C is 7:5:4. Sacrificing ratio among A and B. पहले तो आपको रेशियो सीखना है, न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना है। देखो ध्यान दो, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं कैसे न्यू पीएसआर या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है। सैक्रिफाइस मतलब क्या, मैंने जितना छोड़ दिया, पहले ओल्ड मेरा ज्यादा था और न्यू जो है वो कम है। मैं थोड़ा सा लॉजिकल बताता हूं, ध्यान दो, ठीक से सुनो। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉफिट एज्यूम कर सकते हैं। एक प्रॉफिट क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। एज्यूम कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले वो पार्टनर आने से पहले प्रॉफिट था 1 लाख, ऐसा एज्यूम कर लिया, 1 लाख का प्रॉफिट था। पहले रेशियो था इक्वल, दो पार्टनर्स थे ए एंड बी, तो कितना मिल रहा था 50,000 50,000। और जैसे ही नया पर्सन आ गया, नया पार्टनर आ गया, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 2:1। मतलब अभी कैसे मिल रहा है, 1 लाख एज्यूम किया ना प्रॉफिट, अभी कैसे मिल रहा है 40-40-20। इसका मतलब आप सोचो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया 10, 50,000 पहले मिलता था, अभी 40 मिल रहा है 10। बी ने कितना सैक्रिफाइस किया 10, और सी को कितना मिल रहा है 20, 10-10-20 हो गया ना। रेशियो बताओ, सैक्रिफाइस कितना किया दोनों ने मिलके, 10,000 10,000 ना। रेशियो बताओ 1:1। ठीक है, आप इसे क्या कर सकते हो, उसे मैथमेटिकल फॉर्मूला में भी डाल सकते हो, जैसा कि आपने 12th में किया होगा, ये जैसे प्रीवियसली क्या होगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या लगाया होगा आपने, क्या ओल्ड माइनस न्यू। तो आपने ओल्ड माइनस न्यू का क्या किया होगा, क्रॉस कैलकुलेशन किया होगा, बाद में डिनोमिनेटर मैच किए, मतलब क्या कि मल्टीप्लाई किए होंगे, और एक रेशियो निकाला होगा। तो वो तो तरीका है ही, बट यहाँ पे दूसरा तरीका आपके पास क्या अवेलेबल है, यू कैन एज्यूम प्रॉफिट, उसे ओल्ड रेशियो में बांट दो और न्यू रेशियो में बांट दो, तो ओल्ड माइनस न्यू कर दो, तो जो आएगा वो आपका सैक्रिफाइस है। ज्यादा लॉजिकल या ज्यादा नॉर्मल तरीका है। एज्यूम कैसे करना है, देखो एज्यूम कैसे करना है, कोई भी प्रॉफिट एज्यूम कैसे करना है। ठीक है, मैं आपको दूसरा तरीका पढ़ा रहा हूं। ये तरीका ऐसा है कि इससे कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी पीएसआर कितना भी डिफिकल्ट दिया जाए, आप कैलकुलेट कर सकते हो। प्रॉफिट एज्यूम करने का भी तरीका है, आपने रैंडमली कोई एज्यूम किया चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट क्या होता है उसे डिवाइड करते हो फ्रैक्शन में चले जाते हैं अमाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एज्यूम किया 1 लाख और प्रॉफिट कितना है, मतलब तीनों में बटने वाला कैसे 1/3, तो क्या हो जाए 33,333.33। तो जब फ्रैक्शन में जाती है ना अमाउंट, तो उसे रेशियो में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट जाता है। जैसे कि अभी क्या था 10,000 10,000, इमीडिएटली समझ में आया ना, इक्वल है। ठीक है, लेकिन वहां पे बोला हो 33,333.33, बाद में दूसरा बोलो 16,666.67, तो इसे कन्वर्ट करना बहुत कंफ्यूजिंग रहता है जब फ्रैक्शन में जाता है।
तो वो अमाउंट जो आप डिस्ट्रीब्यूट करें वो फ्रैक्शन में ना जाए, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एक एज्यूम करते वक्त कि प्रॉफिट ऐसा एज्यूम करो जो बाद में फ्रैक्शन में ना जाए। मतलब फ्रैक्शन में कब जाएगा, अगर आपने जो प्रॉफिट एज्यूम किया है इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय दैट डिनोमिनेटर। मतलब 1 लाख ये 1/3 से जब भी आप करोगे 1 लाख 1/3 से डिवाइड करोगे 3 से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन में जाने वाला है। 1.5 लाख फ्रैक्शन में जाएगा क्या 1/3 से? नहीं जाएगा। 1,20,000 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। आया समझ में क्या बोल रहा हूं? मतलब ऐसा प्रॉफिट ले लो जो बाद में डिवाइड किया बांट रहे उस वक्त फ्रैक्शन में ना जाए। सिंपल बात है, इतना ही प्रिकॉशन रखना है। तो उसके लिए भी ट्रिक है। ट्रिक कैसे? जितने डिनोमिनेटर प्रॉब्लम में दिए ना, जितने डिनोमिनेटर प्रॉब्लम में दिए, जैसे कि पहले प्रॉब्लम में कितना है, पहला उनका रेशियो क्या था 5:3, डिनोमिनेटर क्या है 8 है ना, 5:3, 5 और 3 8 इससे बनने वाले, ठीक है। और दूसरा कितना है 7:2, 5:4, 16 ना, 8 into 16 कर दो कितना आता है 128। अभी 128 है ना, उसके आगे 0 जोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं, उतना प्रॉफिट अज्यूम कर लो। मतलब 1,28,000 या 12,800 या 12,80,000 जो भी आपको ठीक लगता है। ये तो हम प्रॉफिट एज्यूम कर रहे हैं सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। हाँ बोलो। ये जो प्रॉब्लम है, देखो मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आपका पार्टनरशिप का प्रॉफिट कितना, वो अलग बात। अभी मैं सिर्फ आपके कैलकुलेशन के लिए एक बेस ले रहा हूं। ओके, आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और दूसरा क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बेस की जरूरत है ना, कि पहले इतने में ऐसे बांटा अभी नया इस तरह से बांट दिया तो कितना फर्क आया, ये समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा बोलो बोलो। चलो अभी यहां पे क्या कर रहा हूं मैं 1,28,000, मैं आपको उस तरह से कैलकुलेट करके बताता हूं। 1,28,000 कैसे आया, प्रॉफिट एज्यूम्ड कैसे, डिनोमिनेटर पहला कितना है 8 इंटू डिनोमिनेटर दूसरा कौन सा 16, तो कितना आता है 128। तो मैंने 1,28,000 एज्यूम किया। क्लियर? अभी 1,28,000 को कैसे बांट दिया, ओल्ड रेशियो में। कौन कौन है ओल्ड रेशियो में? नहीं, नाम क्या है ए बी, 5:3 कितना आता है बोलो 80,000 48,000। न्यू का क्या हुआ, न्यू क्या है 7:2, 5:4। मतलब ये प्रॉफिट जब 7:2, 5:4 में बटेगा न्यू रेशियो में तो कितना मिलेगा मुझे बताओ 1,28,000। हाँ 56,000, 40,000 और 24,000। तो बोलो कितना 32। तो देखो यहां पे कितना आ गया 24,000 सैक्रिफाइस किया ना, पहले 80 मिल रहा था अभी कितना मिल रहा है 56,000, 24 सैक्रिफाइस किया। आगे कितना सैक्रिफाइस किया 8,000 और इसको कितना मिला 32। रेशियो क्या है सैक्रिफाइस करने का 3:1। रेशियो क्या है 3:1। इसमें आप वो जो बोलेंगे ना वैसा आप कर सकते हो। जैसे कि उन्होंने क्या बोला कि ए ने अपने प्रॉफिट में से 1/5 सैक्रिफाइस किया और बी ने अपने प्रॉफिट में से 1/3 सैक्रिफाइस किया। तो आपको पता है ना बेस ए का कितना है 80,000। उसने अपने प्रॉफिट में से 1/5 ऐसा बोला प्रॉब्लम में 1/5 सैक्रिफाइस किया, मतलब 80,000 का 1/5 कितना आता है 16,000। और बी ने अपने प्रॉफिट में से कितना सैक्रिफाइस किया 16,000, सॉरी 1/3 मतलब 16,000। तो दोनों 16 किसको जाएंगे सी को कितना मिलेगा 32। अगर ऐसा कुछ बोला हो तो कुछ भी बोले वो कि नहीं ए ने ऐसा नहीं किया, ए ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया, बी ने अपने प्रॉफिट में से 1/5 सैक्रिफाइस किया, तो एक बार उनका बेस पता हो कि उनको पहले कितना मिल रहा था तो हम उनके प्रॉफिट से निकाल के दे सकते हैं ना। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन कब होता है स्टूडेंट्स को कि जब बताया जाता है कि उसने अपने प्रॉफिट में से इतना दे दिया, तो बाद में वो मल्टीप्लिकेशन माइनस ओके वो सभी करना उसमें कंफ्यूजन रहता है।
आपको कभी कंफ्यूजन होने लगे ना तो एक प्रॉफिट एज्यूम कर लेना। कैसे एज्यूम करना है? एज्यूम कैसे करना है? डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके, और उससे पहले ओल्ड रेशियो में बांट दो, बात खत्म। ओल्ड रेशियो में बांटने के बाद में आगे वो क्या बोलेंगे, नया जो है वो इस रेशियो में बढ़ता है, तो नए रेशियो में बांट के देखो, तो ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइस। अगर वो बोल रहे हैं कि न्यू रेशियो नहीं बताते, बट हम ये बताते हैं कि ए ने अपने प्रॉफिट में से 1/5 सैक्रिफाइस किया, तो ए ने 1/5 दे दिया, तो कैलकुलेट कर लो 1/5 कितना आता है उसके 80,000 का, 16,000, वो सी को दे दो। और बी ने अपने प्रॉफिट में से कितना दे दिया, 1/3 ऐसा बोला है, तो 48,000 में से 1/3 16,000, तो अभी मिलेगा कितना? अगर ए ने 80,000 में से 16,000 सैक्रिफाइस किया दूसरे एग्जाम्पल में, तो उसके पास कितना बचा? 64। बी ने अपने प्रॉफिट में से कितना सैक्रिफाइस किया? 16,000, उसका कितना बचा? 32। और सी को कितना मिल गया? 16, 16, 32, तो 64, 32, 32 कितना आया? रेशियो बताओ मुझे। 64, 32, 32, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। 32 का डबल 64 है ना, 2:1 1:1। मतलब कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कर ले, ये जो है इस तरीके से कैलकुलेट होने ही वाला है। क्या बोल रहा हूं सुनो, वो कितना भी कॉम्प्लिकेशंस दे दे, ओके, इस तरीके से मैंने जो तरीका बताया ना उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अभी यही बात हम ओल्ड माइनस न्यू कैसे करते? ओल्ड माइनस न्यू कैसे करते बोलो, कैसे करते? ओल्ड माइनस न्यू, ए का कितना है? ओल्ड माइनस न्यू, तो पहला ओल्ड कितना था उसका? माइनस कितना? 716 ना। आप क्या करते बोलो, पहले क्रॉस कैलकुलेशन, 5 इंटू 16 कितना? 80, 8 इंटू 7 56, बाद में डिनोमिनेटर जो है वो कितना? 128, कितना आता है? 24 डिवाइड बाय 128 ना। देखो यहां पे कितना आया था सैक्रिफाइस? 24,000, बराबर ना, 24 ही आया था। बाद में बी का कितना? माइनस, कितना आता है? 48 माइनस, पहले क्रॉस करना है, बाद में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करें, मैंने दिखाया। देखो पहले क्रॉस, ओके, बाद में डिनोमिनेटर। तो ऊपर कितना आया था देखो 8,000, यहां पे कितना आ रहा है? 8, 24। अभी इसका रेशियो आप निकालते हो, रिड्यूस करते हो, तो कितना आ जाता है? 24 और 8, 3:1, 3:1। और नए पार्टनर ने कितना गेन किया? जितना उसे प्रॉफिट मिल गया। कितना प्रॉफिट उसे मिल रहा है? जितना भी उसे प्रॉफिट मिल रहा है, ओके, वो उसका क्या है? गेन ही है ना। पहले वो कुछ भी नहीं कमाता था, अभी वो पूरा उसे मिल रहा है, सो इट इज गेनिंग, राइट। ये समझा तरीका समझा? पक्का? अभी सर आपने जो मेथड बताया उससे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? आपने सैक्रिफाइस करके दिखा दिया, न्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? कैसे? न्यू क्या बताया जाता है 1/5 किसको दे दिया? मान लो जो भी प्रॉफिट है ऐसा बताया जाता है 1/5, 1,20,000 का 1/5 किसे दे दिया? सी को। तो चलो 1,20,000 का 1/5 उसे दे दो, बाकी बचा हुआ कौन लेंगे? ए एंड बी। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में लेंगे ना। उनका तो कोई चेंज नहीं हुआ है, नया पार्टनर आ गया, बट उनके बीच में कोई चेंज नहीं हुआ है। मतलब वो जो जैसा बोले, वो जैसा भी बोले, हम ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं इस मेथड से। सिर्फ आपको ये लॉजिक समझना है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल लेवल पे चलना। प्रैक्टिकल लेवल पे मतलब क्या? प्रैक्टिकल लेवल पे मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर ये मानना है कि मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में 1,28,000 प्रॉफिट था। कितना था? 1,28,000। तो 1,28,000 ये पहले कैसे बांटा जाता था और अभी कैसे बांटा जाएगा? सिंपल, सैक्रिफाइस तो इजीली मिल जाएगा ना, है ना, ठीक है। मतलब आप जो है आपका दोस्त, ओके, आप तीनों मतलब वहां पे क्या है कि बैठे हो, आप सोच रहे हो कि वहां पे क्या है कि कैसे कॉन्ट्री शेयर की जाए, किसने कितना देना चाहिए, किसने एक्स्ट्रा दिया। तो उस वक्त क्या ओल्ड माइनस न्यू, पहले मैंने इतना दिया था, बाद में मैंने इतना दिया, ऐसा सोचते हो? ओल्ड माइनस न्यू। आप क्या सोचते हो? लास्ट टाइम मैंने कितने दिए थे? 50 रुपए,
तुमने इस बार कितना दिया 20, 30 रुपीज तुम्हारे पास बाकी है, वैसे ही सोचते हो ना। तो प्रैक्टिकल टर्म पे सोच के देखो प्रॉफिट को, ठीक है, ज्यादा आसान रहेगा। वो जैसे बोले वैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगला एग्जांपल लिखते हैं, थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, हाँ देखो, सेकंड, A and B are partners sharing profits in the ratio of 7:3. डिनोमिनेटर क्या है 10. C is admitted as a new partner. A surrenders 1/7 of his share and B surrenders 1/3. तो इसमें भी डिनोमिनेटर है ना, पहला कितना है, पहला था 10, बाद में 7, बाद में 3, करो कैलकुलेट करो कितना, और उसके लिए कैलसी की भी जरूरत नहीं है। 10 इंटू 7 70, 70 इंटू 3 210, 210 के आगे 0 जोड़ दो, 2,10,000, 21 लाख। ये तो एज्यूम प्रॉफिट है ना, ठीक है। तो एज्यूम प्रॉफिट कितना आ गया बोलो, एज्यूम प्रॉफिट 2,10,000। ओके, 2,10,000 को बांट दो, कैसे, पहले कौन था ए बी, ओल्ड रेशियो क्या था, हाँ 7:3, बांट दो कैसे, 7:3 में 1 लाख, और दूसरा करेक्ट है, मैंने बांट दिया, जैसे पहले बटा जाता था, मतलब बांटा जाता था वैसे बांट दिया। अभी वो क्या बोल रहे हैं, आगे पढ़ो, ठीक से पढ़ो, ठीक से। क्या, C is admitted as a new partner, अच्छी बात है। A surrenders 1/7 of his share, his share, ठीक से पढ़ना है, क्या बोल रहा है 1/7, अगर हिज शेयर बोला नहीं तो टोटल का शेयर का जाए, समझा गया। वहां पे क्लियरली बोला हिज शेयर, अगर बोला नहीं होता तो हम क्या मानते, टोटल का 1/7 वो लेगा, ठीक है, क्लियरली बोला 1/7 ऑफ हिज शेयर। तो चलो इसका 1/7 दे दो उसे, कितना 1/7, 7 से डिवाइड करो, ठीक है, कितना आता 21 ना, यहां से 21,000 बढ़ेगा या कम होगा, ए से कम होगा, और सी को मिल जाएगा। आगे क्या बोला है, हाँ 1/3 ना, चलो 1/3 निकाल लेते हैं, 1/3 कितना आता है 21। ओके, यहां से क्या होगा, बी से माइनस और सी को ऐड, तो कितना हो जाएगा 1,26,000, यहां पे 42 और यहां पे 42, बोलो रेशो 42 से अगर देखते हो ये 3 गुना है, 3:1, 1:1, 3:1, 1:1, वहां पे दिए 6:2, 2:2, वही है 6:2, मतलब ये 6:2, 2:2, क्लियर, समझा कि लॉजिक। अब ये नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करके देखो, मुझे बताओ कितना दिमाग लगाना पड़ता है, ये सोचो, समझ आ रहा है, ठीक है। तरीका कैसा लगा, मतलब पहले से बेटर है या पहले वाला ठीक था, सभी पहले से बेटर तरीका है या पहले वाला ठीक था, बेटर है, नहीं है, ठीक है। कुछ भी आप कैसे भी वहां पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछे जाए, आप इससे सॉल्व डेफिनेटली कर सकते हो। जो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, उनको भी बता देना, उनको बता देना सर ने पढ़ा है लेकिन हम नहीं बताएंगे हम नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बैठे क्लास में, ठीक है, नहीं बैठे ना, तो उस केस में नहीं बताएंगे। सबसे बड़ा पार्टनरशिप में जो कंफ्यूजन होता है ना, वो रेशियो में होता है, ठीक है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, ओल्ड माइनस न्यू, बात खत्म। बट उसने अपने शेयर में से इतना दिया, दूसरे ने अपने शेयर में से इतना दिया, तो सामने वाले को कितना मिला, ये कैलकुलेट करने में कंफ्यूजन तो डेफिनेटली होता है। तो इसके लिए दूसरा तरीका, आपको पहला तरीका आता हो, वेल एंड गुड, गो फॉर इट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको कंफ्यूजन होने लगा ना उस तरीके में, ठीक है, देन गो फॉर दिस, इसमें आपको मिलेगा ही। बहुत सिंपल लॉजिक है, पहले हमारा प्रॉफिट इतना था, हम ऐसे बांट रहे थे, बहुत सिंपल है ना, हम ऐसे बांट रहे थे, नया पार्टनर आ गया, उसने ए के शेयर से 1/7 ले लिया, बी के शेयर से 1/3 ले लिया, दे दो 1/7 और 1/3 निकाल के, हो गया ना, मेरा इतना बचा, उसका इतना बचा, बात खत्म, क्लियर। प्रॉब्लम में आपको आंसर 6:2 दिया है, मतलब ये
3:1:1 का ही अदर फॉर्म है। क्लियर? आगे सभी को बोलना है पक्का? ठीक है, मतलब लगना चाहिए। हाँ, मतलब बोलना कि सर ने आसान बहुत तरीका बताया कैसे भी रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बट हम नहीं बताएंगे। हाँ ठीक है, हम नहीं बताएंगे। मतलब आपने सुबह जल्दी उठ के जो आप आए हो क्लास के लिए, सैक्रिफाइस किया ना आपने। हाँ, तो आपने जो सैक्रिफाइस किया उसके लिए मैंने कॉम्पेंसेट किया, आपका हक बनता है। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए ना, तो आपका हक बनता है। ठीक है, उन्होंने सैक्रिफाइस, जिन्होंने सैक्रिफाइस नहीं किया उनको थोड़ी ना मिलना चाहिए गुडविल का शेयर। बराबर ना? जिन्होंने सैक्रिफाइस किया उसको ही मिलना चाहिए ना। कल भी मैंने बताया था, आपने सैक्रिफाइस किया, आपको ही बेनिफिट है। और जो डर किसकी वजह से था, मतलब मैक्सिमम केस में मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, नॉर्मल नहीं हो। ठीक है, ये जो है ध्यान दो, ये जो है वो सीए लेवल पे, मतलब फाउंडेशन इंटरमीडिएट लेवल पे डिफिकल्ट बन जाता है। ओके, तो कितना भी डिफिकल्ट हो, मैंने आज तक ट्राई किया है, इससे बहुत आसानी से सॉल्व होता है, बहुत आसानी से। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिकल बेसिस पे सोच रहे हैं, मैथमेटिक्स का सवाल ही नहीं इसमें। ठीक है, मतलब मैं जब पढ़ाता हूं, और जैसे कि कल भी वहां पे इंटरमीडिएट में, मैं कल या परसों ही पढ़ाया था, इंटरमीडिएट में मैं पढ़ाया था कि ये कैसे कैलकुलेट किया। स्टूडेंट्स ने निकाला एक्स को ये मानो, एक्स ये वो उन्होंने बड़ा कुछ वहां पे बता दिया। मतलब ऐसा था, बी का बी पार्टनर है, उसका कैपिटल ए से ज्यादा है। अभी हमें पता है दोनों का कंबाइंड कैपिटल, और बी का कैपिटल 15,000 से ज्यादा है ए से 15,000 से ज्यादा है। तो आप कैसे उन दोनों का कैपिटल डिवाइड करोगे? तो उन्होंने निकाला, ए के कैपिटल को एक्स मानो, एक्स प्लस 15,000, बी के कैपिटल को कितना, एक्स। ओके, तो ऐसा वहां पे बता दिया, बहुत बड़ा कैलकुलेशन आगे स्टार्ट हो जाएगा। बराबर? मैंने कहा कि इतना क्या दिमाग लगाना है, एक्स के पीछे क्यों पढ़ो। मैंने कहा सिंपली जो कैलकुलेशन आ गया, कितना, एक फॉर एग्जांपल कितना, 3,15,000 लेके चलते हम, ऐसा ये टोटल कैपिटल है। मैंने क्या कहा, ए का कैपिटल ज्यादा है 15,000 से, तो सिर्फ 15,000 का क्वेश्चन है, 15,000 पहले निकाल दो, बाकी कितने बचे, 3 लाख। 3 लाख दोनों में आधे आधे कर दो, 1.5 लाख, और एक के अकाउंट में 15,000 ऐड कर दो, बात खत्म। मतलब सिंपल होना चाहिए ना। मतलब टीचर का काम क्या है, ये कॉम्प्लिकेटेड बनाना, ये सिंपल बनाना, सिंपल। ठीक है, तो हाँ बहुत सिंपल है, एक्स वाई हो गया, कुछ भी नहीं, सिंपल 15,000 निकाल दिए, आधे कर दिए, 15,000 डाल दिए अकाउंट में, बात खत्म है। 1,65,000, 1,50,000। सो लेट्स मेक इट सिंपल। मतलब ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन से रिलेटेड मैंने तो पर्टिकुलर इंटरमीडिएट में जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पे टाइम नहीं होता है, अगर कैलकुलेशन वाला पार्ट भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, बाद में एडवांस अकाउंटिंग ग्रुप 2 में भी कुछ कैलकुलेशन है, उसमें एक्स का बहुत बड़ा फॉर्मूला रहता है, एक पेज, वो मैं 3 लाइन में कैलकुलेट करता हूं, 3 लाइन विदाउट यूजिंग एक्स एंड वाई। मतलब पहले से अपनी एक्स के साथ दुश्मनी है। मैंने उसी वक्त वचन लिया था, एक्स को यूज या एक्स को कभी याद नहीं करूंगा मैं। हाँ, याद नहीं करूंगा, वो उसी वक्त मैंने सोचा था। ठीक है, तो हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ, नफरत है मुझे। ठीक है, जो कि हर कॉमर्स के स्टूडेंट्स को होती है। ठीक है, तो चलो मेक इट सिंपल, कोई भी कंफ्यूजन हो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते। हाँ, हवा। चलो ठीक है, आगे। नहीं, क्या होता है कि व्हेन यू आर एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, मुझे पता है कि मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे ये प्रॉब्लम आता था। ओके, तो इसका मतलब आपको भी आता होगा, सिंपल बात है ना। अगर मैं उस वक्त ये समझने में मुझे डिफिकल्टी जाती थी, ये चीजें समझने में, तो ऑब्वियस है एज एन स्टूडेंट आपको भी वो डिफिकल्टी जाती थी। मतलब मेरी बात एक अच्छी है कि मैं बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं था। हाँ, टैलेंटेड। मतलब ये टीचिंग के लिए फायदेमंद कैसे बनता है, क्योंकि मैं आपके प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। हाँ, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, मुझे भी आता था, आपको भी आने वाला है, तो मैं उसे क्यों ना, अभी मैं इस पोजीशन पे हूं कि मैं उसे सिंपलेस्ट बना सकता हूं सोच समझ के। जब आप स्टूडेंट हो तो आप इतना नहीं सोच सकते, क्यों? क्योंकि आपको
बेसिक कंसेप्ट में आप उलझ जाते हो। जब आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर है तब आप इनोवेशन निकालते हो। लेकिन आपका तो फर्स्ट टाइम है ना, तो मेरा अभी पढ़ा के कितने साल हो गए, तुम्हें कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देना है। आई विल फाइंड आउट सिंपलेस्ट मेथड टू सॉल्व इट। क्लियर? सभी को पक्का बताना है, ठीक है? लगता है तो ग्रुप पे डाल दो, लेकिन हम नहीं बताएंगे। हाँ आगे, हाँ लगता है तो ग्रुप पे डाल दो, ठीक है? तो प्रॉफिट शेयरिंग क्या अपना सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशो, न्यू पीएसआर निकालने का सर ने बहुत इजी तरीका बताया आज, ठीक है? ऐसा डाल दो। तो आगे नेक्स्ट, थर्ड नंबर, चलो A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:3. They admitted C, giving him 3/10 share of profit. अभी यहां पे देखना 3/10 share of his profit, ऐसा बोला है नहीं क्या? 3/10 share of profit मतलब कौन से प्रॉफिट का? टोटल का ना। ये समझ लो, हिज को अंडरलाइन कर लो डबल ऊपर सेकंड में। फर्क समझ में आया है? ये पढ़ने में सिंपल उन्होंने बोला ना कि उसके शेयर का या टोटल का। क्लियर? अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के शेयर का नहीं बोला हो तो टोटल का ही होगा ना, किसी पर्टिकुलर पार्टनर के शेयर का ना हो तो टोटल का ही होगा। अभी आप मुझे बताओ, डिनोमिनेटर कितना है? पहला 8, बाद में कितना है? 5, और बाद में कितना है? 8, 10 और 5, और फिर से 10 रिपीट हो रहा है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक बार 10 ले लिया ना, ठीक है? देखो क्या हो गया, 8 इंटू 10, 8 इंटू 10 इंटू 5, 8 इंटू 10 80 इंटू 5 कितना? 400। 4 लाख कर दो, आगे जीरो बढ़ा सकते हो, ठीक है? 4 लाख। अभी आप बोलो, चलो ध्यान दो, 4 लाख, 4 लाख में से उन्होंने बोला न्यू पीएसआर निकालो, न्यू पीएसआर निकालो। अभी 4 लाख में से उन्होंने बोला है किसको कितना देना है? 3/10 सी को देना है, मतलब कितना? 1,20,000। रिमेनिंग कितना बचता है? 2,80,000। अब ये 2,80,000 किसके लिए बचा? ए और बी के लिए। 2,80,000 किसके लिए बचा? ए और बी के लिए। कितना? ए और बी कैसे लेंगे, कुछ बताए क्या? ए एंड बी कैसे लेंगे, कुछ बताए क्या? नहीं। ये भी शायद से बता सकते हैं कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ए एंड बी शेयर करेंगे 2:3 में। और वो बताओ तो आसानी है ना। अगर उन्होंने कुछ नहीं बताया इसका मतलब क्या? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है? 5:3। 2,80,000 को बांट दो 5:3 में। अगर उन्होंने बोला होता ए एंड बी ने उनके शेयर में से 1/3 दे दिया तो पहले मुझे ए एंड बी का शेयर निकालना पड़ता, उसका 1/3 देना पड़ता। बट इन्होंने क्या बोला है? 3/10 डायरेक्टली बोला है, तो मैंने टोटल प्रॉफिट का 3/10 दे दिया, बाकी बचा हुआ ए एंड बी लेंगे। कितना आता है? 1,75,000। 1 minute. If C acquires 1/5 from B, 1 minute, क्या बोला है उनने? नहीं, उनके शेयर से ही ले ना वो फिर। ओके, आएगा, पढ़ा ही नहीं हमने। 1/5 देखो, जो उन्होंने बोला है वैसा फॉलो करेंगे। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। कैसे बोलो? 4 लाख पहले बांट दो, क्योंकि उनके शेयर से ही बोला है ना। उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया? बोलो 4 लाख कितना आ जाएगा? 2,80,000 और 1,20,000। बोलो क्या बोला? किसने कितना सैक्रिफाइस किया? किसने कितना सैक्रिफाइस किया? ए ने 1। अरे क्यों ऐसा बोलते हो? ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? फ्रॉम ए के पास से 1/5 लिया, ओके, और एंड 1/10 फ्रॉम बी। अभी एक ध्यान देना, पहले कैलकुलेट करो कितना। पक्का गलत नहीं बोल रहे पहले जैसा? 2,50,000 एंड 1,50,000। ध्यान दो, ठीक से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? ए ने और बी ने अपने प्रॉफिट्स में से, देखो क्या बोला है, आगे की वर्डिंग ठीक से सुन लो, ठीक से पढ़ लो।
1/5 शेयर फ्रॉम ए एंड 1/10 शेयर फ्रॉम बी, क्या ऐसा बोला है उनके शेयर में से? क्या ऐसा बोला है उनके शेयर में से? नहीं बोला ना, तो कैसे दिया होगा? टोटल का ही दिया होगा ना, मतलब 4 लाख का 1/5 कितना आता है? 4 लाख का 1/5 कितना आता है? इसका क्या कहना है? ए से लिया बट उसके शेयर से लिया, क्या ऐसा बताया क्या? ए से लिया, ओके, फ्रॉम ए के पास से लिया बट उसके शेयर से लिया कि नहीं, अगला क्वेश्चन आता है। नहीं ऐसा नहीं ना, ऊपर क्या लिखा है? ऑफ हिज शेयर ऐसा लिखा है, नीचे ऐसा नहीं लिखा। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है कि टोटल आपने ए के पास से लिया, आपने बी के पास से लिया। क्वेश्चन अगला ये है, ए के पास से लिया, बी के पास से लिया, वो अलग बात है। ए के शेयर से लिया और बी के शेयर का वो 3/10 लिया, वो अलग बात है। बराबर है? मतलब वो जो 1/10 दे दिया या 1/5 दे दिया, वो उनके शेयर से है क्या, वो अगला क्वेश्चन वहां पे बन जाता है। तो हमने प्रॉफिट कितना अज्यूम किया है? हाँ देखो, ध्यान दो, कितना ले लिया बोलो? पहले केस में 1/5 ऑफ टोटल। ध्यान दो, ही शेयर बोला तो उसके शेयर का कितना? 1/5, उसके शेयर का 1/5। ये 1/5 किसका? ऑफ ही शेयर बोला तो उसके शेयर का 1/5, और कुछ नहीं बोला तो टोटल का 1/5। फर्क समझ में आया? ठीक है, ये 1/5 किसका लेना है वो बोल रहे हैं। ऊपर बोला था, क्या बोला था? ठीक से पढ़ो, वर्डिंग ठीक से पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड में देखना, पहले सेकंड में क्या, सरेंडर्स 1/7 ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का 1/7 सरेंडर किया, उसके शेयर का 1/7 सरेंडर किया। अभी नीचे क्या दिया है थर्ड में? इफ सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए, ऐसा नहीं बोला कि ए के शेयर का 1/5, बराबर? यस, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? टोटल का 1/5, मतलब ये जो 4 लाख है, ठीक है, उसका 1/5 कितना आता है? 80,000। समझ में आ गया? 1/5 ये टोटल का। वर्डिंग समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से रिपीट करूं, क्या बोला है फिर से? आप नहीं बोल रहे तो भी कर देता हूं, हाँ ठीक से सुनना। ओके, अपने पास ज्यादा ही मिलेगा कभी भी। आप बोल रहे हो कि नहीं ठीक है सर, ओके, फिर भी सुन लो। पहले क्या, सेकंड में क्या पढ़ा है? 1/7 कैसे कैलकुलेट करा है? 1/7 ऑफ ही शेयर, मतलब उसके शेयर का 1/7 दे दो। और अभी का जो प्रॉब्लम है उसमें क्या बोला है? सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए, 1/5 लिया बट उसके शेयर का ऐसा नहीं बोला है। समझाया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो अभी आप मुझे बोलो 1/5 मतलब कितना हो जाता है? 80,000 माइनस, और इसका कितना? 1/5 कितना आता है? 4 लाख का 1/5 110 है ना, हाँ सॉरी 110 है, 110 कितना आता है? और यहां पे हो जाए 80 + 40, सी को मिल रहा है ना, तो कितना आ जाएगा? 1,70,000, 1,10,000, और याद रखना 17 * 17, 11, 12। अब ये देखना, ध्यान देना, पहले भी याद है कि आपका जब मैंने डायरेक्टली 4 लाख का 1/3 दिया था तो भी कितना आया था? 1,20,000 आया था। मतलब पहले वहां तक हम करेक्ट थे, बट आगे उन्होंने क्या बोला कि 1,20,000 ऐसे ही नहीं आया, ए ने अलग दे दिया, बी ने अलग दे दिया, तो इस वजह से मुझे पहले उनका शेयर निकालना पड़ा, उसमें से पैसे देने पड़े। कैलकुलेशन सिर्फ मैंने टोटल के ऊपर किया, क्योंकि उन्होंने नहीं बोला था 1/5 ऑफ हिज शेयर, ऐसा नहीं बोला था, तो मैंने टोटल का 1/5 ले लिया। समझ आ गया? तो इतना एक ध्यान रखना। और बोला हो कि ऑफ हिज शेयर, तो जो 1/3 हो गया अप्लाई करोगे ना, उसके शेयर का 1/3 अप्लाई करोगे या 1/5 अप्लाई करोगे।
और ऐसा नहीं बोला ऑफ हिज शेयर, तो टोटल का 1/5 ले लोगे। वो बोल रहे ना 1/5 किसका, उसके शेयर का 1/5, ऐसा बोला तो ठीक है, नहीं तो टोटल का। याद रहेगा, समझा अच्छे से, पक्का? ठीक है, मैंने ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम चुन के लिए, चुन के, हाँ मतलब बेसिकली नॉर्मल प्रॉब्लम लिए नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप घर पे जाके इस मेथड से नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वो तो आने ही वाले, कोई डाउट नहीं। मैंने लेते वक्त कौन से ले लिए जिसमें डेफिनेटली ज्यादा कंफ्यूजन है या हो सकता है। क्लियर? आगे आगे अभी यहां पे बताओ मुझे कि जो भी प्रॉफिट आएगा, वो मतलब जो भी गुडविल आएगा, वो गुडविल कौन लेके जाएगा? बोलना ही नहीं, कुछ भी बोले, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अगर उन्होंने ओल्ड रेशो और न्यू रेशो चेंज नहीं बताया, ठीक है, समझ में आ गया, पहले भी इक्वल था और अभी भी नया पार्टनर आ गया तो भी ए एंड बी का इक्वल ही है, तो उन्होंने सैक्रिफाइस कैसे किया होगा? इक्वली। याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ देयर इज नो चेंज, इफ देयर इज नो ओके इंस्ट्रक्शन गिवन रिगार्डिंग द सैक्रिफाइस पैटर्न और न्यू रेशो, तो ऐसा एज्यूम करके चलना है कि उन्होंने ओल्ड रेशो में ही सैक्रिफाइस किया होगा। अजम्पशन नहीं बोलता है ना, कुछ बोला नहीं कैसे सैक्रिफाइस किया, मतलब क्या? अगर ए ने और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया ये बताया नहीं, तो इसका मतलब क्या? उनके ओल्ड रेशो में उन्होंने सैक्रिफाइस किया होगा, इक्वली नहीं। उनका इक्वल हो ओल्ड तो इक्वल किया होगा। अगर उनका ओल्ड रेशो 4:3 है तो सैक्रिफाइस कैसे किया होगा? 4:3। वहां पे एक नोट लिख देना, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट। इफ there is nothing given in the problem, there is nothing given in the problem regarding क्या? There is nothing given in problem regarding sacrifice or there is no change in profit sharing of old partners. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कर देना, रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अभी कैसे? पहले क्या करते थे वो? 1:1 ऐसा करते थे। अभी क्या करे? सॉरी, पहले करते थे 1:1, अभी नया पार्टनर आ गया, अभी वो क्या करे? 2:1। अभी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर्स के चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? ओल्ड के हुआ है क्या? नहीं हुआ। कैसे? पहले भी दोनों इक्वली बांटते थे, दोनों में अभी भी इक्वली है ना। इसका मतलब दोनों ने क्या किया होगा? सैक्रिफाइस भी ओल्ड रेशो में ही किया होगा, तभी जाके उनका रेशो मेंटेन है। अगर एक ने ज्यादा सैक्रिफाइस किया होता है, एक ने कम, तो उनका इक्वल रहता ही नहीं ना, चेंज हो जाता। ठीक है, तो वहां पर लिख देना then old ratio is treated as sacrificing ratio. Clear? आगे देखो, A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 2:1 on retirement of B. Goodwill was valued at 30,000. Find contribution of A and C to compensate B. A and C कैसे पेमेंट करेंगे? भाई ना कुछ देखो, उन्होंने कुछ बोला नहीं कि जाने के बाद में कुछ चेंज हो जाए। ए बी सी है, उसमें से कौन जा रहा है? ए बी सी है, उसमें से कौन जा रहा है? बी। करेक्ट है, बी जा रहा है। तो अगर उसमें से बी जा रहा है तो बाकी ए एंड सी बच गए, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा? 2:1। कुछ चेंज बोला है? नहीं। अगर कुछ चेंज नहीं बोला तो मैंने क्या बोला? वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाता है। कुछ भी चेंज नहीं है ना,
अगर कैपिटल उनका रेशियो सेम है, मेंटेन रहता है, इसका मतलब क्या, उन्हें सैक्रिफाइस भी उसी रेशियो में किया होगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो ऐसे केस में जाने वाले पार्टनर का गुडविल के ऊपर कितना हक है? क्या पूरा गुडविल अकेले का है? नहीं, उसका कितना है फिर भी का? 2 आउट ऑफ 5, 5 हिस्सों में से उसके 2 हिस्से, मतलब करो कैलकुलेट कैसे, 30,000 इंटू 20 शेयर, लिख देना 20 शेयर, 20 शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल 20 शेयर ऑफ गुडविल, तो बोलो कितना है, कितना आता है? 5 से डिवाइड करो 12,000। अभी वो जा रहा है, उसके जाने से फायदा किसको होगा? ए एंड सी को। तो गेनिंग पार्टनर किसे पेमेंट कर देता है? सैक्रिफाइसिंग को। तो ये 12,000 जाने वाले पार्टनर को देने, कौन देगा? ए एंड सी। कैसे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? कितना आता है? 8,000 4,000, राइट। क्या हो गया? जाने वाले पार्टनर को 12,000 देने, उसकी गुडविल का हिस्सा। जाने पार्टनर जाएगा तो फायदा किसे होगा? ए एंड सी को होगा ना। तो ए एंड सी उसको पेमेंट करेंगे जितना उन्होंने, सॉरी गेनिंग रेशियो यहां पे लिख लेते हैं। गेनिंग ए एंड सी ने कैसे गेन किया? 2:1। जो गेन कर रहा है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा। गेन जैसे कर रहा है कैसे? 2:1 में ना। तो ए कितना देगा? 8,000, बी कितना देगा, सॉरी सी कितना देगा? 4,000। कोई डाउट है? नो। देखो कभी भी याद रखना, गुडविल के ऊपर किसी अकेले पार्टनर का हक नहीं है। तो कितना हक है सभी पार्टनर्स का? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल बनता है ना, ठीक है। तो जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसका हिस्सा निकाल दो, और जितना उसका हिस्सा है, अगर वो न्यू पार्टनर है तो लेके आएगा, और ओल्ड पार्टनर है तो मतलब रिटायरमेंट हो जाए तो लेके जाएगा। अगर न्यू पार्टनर आ रहा है तो गेन कर रहा है ना, तो वो आते वक्त गुडविल लेके आएगा। और कोई पार्टनर जा रहा है तो बाकी बचे हुए पार्टनर को फायदा होगा जाने से, तो बाकी बचे हुए पार्टनर उसको पेमेंट कर देंगे। क्लियर? अभी रिटायरमेंट का केस था तो पेमेंट कर दिया किसने? ए एंड सी। कोई डाउट है? नो? पक्का? आगे चल। डन। आगे नेक्स्ट, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स इन द फर्म। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स इन द फर्म। इक्वल मतलब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। देयर कैपिटल शोज क्रेडिट बैलेंस ऑफ 18,000 एंड 12,000 respectively. A new partner C is admitted with 1/5 share in profit. He brings rupees 14,000 for his capital. Find out hidden goodwill. क्या होता है हिडन गुडविल? हिडन गुडविल, अगर देखो ये जो अमाउंट ला रहा है ना, कितना 14,000, उसमें ही गुडविल की कुछ फिगर ला रहा है वो, बट अलग से बताई नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करनी। सिंपल एक बात बताओ मुझे कि अगर ध्यान दो, दो पार्टनर्स है ए एंड बी, ध्यान दो, दो पार्टनर्स है ए एंड बी, वो लेके आए 20,000 और 10,000, 20,000 और 10,000। रेशियो क्या है? 2:1। समझो, ध्यान दो सभी, समझो, ध्यान दो सभी। सी जो है उसे हम बोलते हैं कि तुम्हें 1 शेयर देंगे आउट ऑफ 4 शेयर। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है उसने कैपिटल कितना लाना चाहिए फिर?
थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर 20,000 ए लेके आया, 10,000 बी लेके आया, सी को बोलते हैं आपको एक प्रॉफिट का हिस्सा देंगे, 10,000 लेके आए, लेकिन आप उसे बोलते हो नहीं 14,000 आप लेके आओ। समझ में आएगा? आसान है ना? 4,000 एक्स्ट्रा क्यों मांगे? गुडविल के लिए। अब ये कैसे कैलकुलेट करें? ये कैलकुलेशन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, इतना आसानी से नहीं होगा, मैंने आपको कंसेप्ट बता दी, ठीक है? क्योंकि उन्होंने क्या किया होगा कि एक लेटर से अमाउंट कैलकुलेट नहीं करने, अमाउंट ऑलरेडी दिए उसमें से गुडविल कैलकुलेट करना है। तो अभी आप देखो क्या करना है, यहां पे लिख देना हिडन गुडविल, ठीक है? हिडन गुडविल लिख देना, ये इंपॉर्टेंट है। हिडन गुडविल अगर इनकेस कैलकुलेट करना पड़े तो लिख देना यहां पे तो हाँ, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर एक लाइन छोड़ना, एक दो लाइन छोड़ना बीच में कैलकुलेशन के लिए। ध्यान दो, ध्यान दो, क्या होगा? न्यू पार्टनर कितना लेके आए? न्यू पार्टनर कितना लेके आए? 14,000, और उसका शेयर रिवर्स कर दो। रिवर्स मतलब उसका शेयर नॉर्मली क्या है? उसका शेयर नॉर्मली क्या है? 1/5, उसका रिवर्स किया तो 5/1। मतलब इससे क्या होता है रिवर्स करने से? रिवर्स करने से क्या होता क्या एग्जैक्टली? डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर, उससे क्या होगा? इससे आपको टोटल रिक्वायर्ड कैपिटल पता चलता है। जब आप 1/5 करते हो ना, इंडिविजुअल आता है, और जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल आता है। मतलब सभी के हिस्से कितने हैं? सभी के हिस्से मिला के कितने हैं? 5 ना। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? पूरा पता चलेगा। और जब आप 1/5 5 से डिवाइड करोगे तो 1 का पता चलेगा। मुझे चाहिए कि अगर ये 14,000 आता है ना, तो 5 हिस्सों के लिए लोगों ने कितना लाना चाहिए? समझ आया? टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए इसके हिसाब से? कितना? 70,000, राइट? 70,000। आगे, लेकिन एक्चुअल में कैपिटल कितना है? ए का कितना है? ए का कितना है? 18,000 प्लस बी 12,000 प्लस सी नया पार्टनर 14,000। कितना टोटल है? 44। तो बोलो, मतलब एक्चुअल में 44 है, बट नए पार्टनर को आपने 14,000 एक हिस्से के लिए लाने के लिए बोला। अगर ऐसे ही सब लोग लेके आते ना तो 70,000 लाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 44। तो इसका मतलब क्या बनता है? एक के कैपिटल का बेस लिया तो उसे ज्यादा लाने के लिए बोला है ना, तब 70,000 हो रहा है, 70,000 हो रहा है। क्लियर? लेकिन एक्चुअल में हमने देखा तो 44,000 ही है। इसका मतलब क्या? ए को ज्यादा पैसा लाने के लिए गुडविल के लिए बोला है, और उस तरह से हमने कैलकुलेट किया फर्म का टोटल गुडविल कितना है? 26। समझ आया? 14,000 क्या किया हमने? न्यू पार्टनर का शेयर इनटू 5 किया, टोटल कैपिटल इतना होना चाहिए, माइनस एक्चुअल कैपिटल। ऐसा कहां पे किया था हमने? टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। ऐसा कैपिटल या नॉर्मल कैपिटल इतना होना चाहिए माइनस एक्चुअल। कैपिटलाइजेशन मेथड याद है क्या? क्या किया था? अरे नॉर्मल कैपिटल 70,000 होना चाहिए था। क्यों? 14,000 एक को बोल रहे थे ना, 5 हिस्से के 70 होने चाहिए ना। तो एक्चुअल कितना है? 44। तो हो गया ना 26 गुडविल। समझ आ गया ये पॉइंट? पॉइंट समझा सभी को? हाँ है ना? ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना मुझे बहुत अच्छा आता है,
ठीक है, अकाउंट एकदम अच्छा, तो उनको पूछना हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, सच में पूछो। ठीक है, आप में से भी बहुत से स्टूडेंट्स को शायद से इससे पहले पता हो, नहीं पता हो, शायद से, हाँ नहीं पता था। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है, पूछ लेना। जो अभी समझ रहे मुझे अकाउंट्स आता है, क्लियर, तो उनको पूछ लेना कि वहां पे हिडन गुडविल कुछ ऐसा है, हिडन गुडविल है क्या। पहले तो ये आएगा कि ये क्या होता है, हिडन गुडविल होता ही नहीं है, कुछ भी बोल रहे हो, फेक रहे हो। ठीक है, कैलकुलेशन तो दूर की बात है, उसका कैलकुलेशन वो बताएंगे, क्लियर। और अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना या हिडन गुडविल कैलकुलेट करना आपको पूछ लेते हैं बहुत, प्लीज बता दो प्लीज। ठीक है, और डिपेंड करता है किसने पूछा। यहाँ पे बॉयज है, लड़की ने पूछा कि वो बता दो, तो फिर तो बता ही देंगे। हाँ, वैसे तो सख्त लौंडा था, लेकिन यहाँ में पिघल गया। ठीक है, तो बता देना, कोई ऐसा नहीं है, मतलब बताना हो तो बता दो। ठीक है, बट पिघल जाओ। चल आगे, ये समझा हिडन गुडविल पक्का। मतलब 70,000 नॉर्मली चाहिए था, अगर मैं 14 लाता हूं 14,000 तो सभी का मिला के 5 हिस्सों का 70 होना चाहिए था, बट एक्चुअली में 44,000 है, तो 26,000 एक्स्ट्रा जो है वो डिफरेंस क्या आ गया, नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल गुडविल आ गया। क्लियर, आगे हिडन गुडविल, वो भी 12th में हिडन ही था। ठीक, कंसेप्ट वहां पे हिडन था, पता ही नहीं चला कहां पे था। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी आपके फाउंडेशन टाइम पे वो हिडन ही था। आगे नेक्स्ट, a firm has an average profit of 60,000, rate of return on capital employed is 12.5% per annum, total capital employed is 4 lakh, goodwill on the basis of 2 years purchase of super profit। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्या आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, क्या आता है, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या करेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट से माइनस करेंगे तो मिलेगा सुपर प्रॉफिट। चलो सुपर प्रॉफिट कितना, बोलो, नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, बराबर। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आता है, नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट कितना आता है बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 4 लाख इनटू 12.5%, 50,000, बराबर 50,000, और एवरेज कितना है 60, तो कितना आ गया 10,000। कितना फिर सुपर प्रॉफिट कितना, 2 years ना, गुडविल इज इक्वल टू कितने ईयर्स ऑफ परचेस है, 10,000 इंटू 2 कितना आता है 20,000। अच्छा, अगर आपको एग्जाम में इनकेस अगर पहली बार हिडन गुडविल का एडजस्टमेंट आ जाता, आपको क्या लगता, क्या लगता, आउट ऑफ सिलेबस, वो आउट ऑफ सिलेबस था वो, नहीं पहले बोल रहा हूं, अगर ये पढ़ा नहीं होता तो आपका इंप्रेशन क्या होता, ठीक, आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया, वो सिलेबस में था ही नहीं। एक्चुअली बहुत सी चीजें सिलेबस में होती है बट पढ़ाई नहीं जाती है, समझ आ रहा है। देखिए मैं टारगेट क्या करता हूं सीए के एग्जाम में पर्टिकुलरली, मतलब ये फाउंडेशन लेवल पे, ये इंटरमीडिएट लेवल पे, ठीक है। स्टूडेंट्स बहुत सी बार रिवीजन में आके बोलते हैं कि सर ये बातें पता ही नहीं थी, ठीक है, रिवीजन के बैच के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि न्यू स्टूडेंट जो होते हैं उनको तो पता ही नहीं होता ना रेगुलर में क्या है आगे, और रिवीजन में क्या है कुछ पता ही नहीं होता है, सिलेबस में क्या है उनको पता ही नहीं होता है। ये कौन आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो रिवीजन के लिए आए, कि उन्होंने पहले पढ़ा होता है कहीं से, बाद में वो सेकंड टाइम बैठते हैं तो उनको पता चलता है ये क्या है, ये तो पढ़ा ही नहीं था। वो आके बोलते हैं सर आपने वो पढ़ा है, वो कहाँ पे सिलेबस में, मैं कहता हूँ कि जाके एक काम करो, आईसीए का मॉड्यूल है उसमें ढूंढ लो, बराबर उसमें मिल जाएगा। तो उनको पता चलता है कि ये सिलेबस में था बट पढ़ाया नहीं। लेकिन अगर वो पढ़ाया नहीं होता पहली बार और डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता, आपका इंप्रेशन नहीं होता आउट ऑफ सिलेबस पेपर। मैंने जितना ऑब्जर्व किया ना, कभी भी कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है, कभी नहीं आता है। स्टूडेंट जब कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस है, इसका मतलब उनको ये पढ़ाया नहीं गया था और उन्होंने भी ये नहीं पढ़ा। और सिंपल स्टूडेंट का तो ये होता है ना, ब्लाइंड ट्रस्ट होता है टीचर पे, कि टीचर पढ़ाते तो वही करके जाएंगे, वो होता है ना।
ठीक है, तो टीचर ने सब कुछ पढ़ाया तो सिंपली आप भी सब कुछ पढ़ लोगे। मैं हर एडजस्टमेंट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्लास में। हिडन गुडविल मुझे पता नहीं आएगा नहीं आएगा हिडन गुडविल, बट आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्क, क्योंकि ये रिस्क आपका 15 मार्क का 20 मार्क का प्रॉब्लम के ऊपर बहुत डैमेज कर सकती है। ये आपने एडजस्टमेंट देखा ना, वो प्रॉब्लम ही छोड़ दोगे आप आया समझ, क्योंकि पता ही नहीं कुछ कैसे करे, बराबर ना। मतलब आपको हिडन गुडविल कैलकुलेट करना नहीं आया तो आप वो प्रॉब्लम आगे बढ़ाओगे क्या? नहीं। तो पर्टिकुलरली व्हाट आई बिलीव कि नहीं, मैं सब कुछ पढ़ा दूं, बाकी एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये आपको पता नहीं है, मुझे पता नहीं। मेरा काम है सब कुछ पढ़ाना, आपका काम है सब कुछ पढ़ना, सिंपल बात है। और उसमें आप प्रिपेयर होके जाते हो तो एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि ये कहां से आ गया, ठीक है। तो ये वहां पे क्या कि बेसिकली प्रिकॉशन लेनी चाहिए, ठीक है। जो मैं हमेशा फॉलो करता हूं, मैं स्ट्रिक्टली, ठीक है, जब आपको कुछ पढ़ाता हूं तो मेनली इंस्टीट्यूट के मॉडल में क्या क्या बताया उन चीजों को बेस लेके पढ़ाता हूं, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी जब क्वेश्चन पूछेगी तो उसी बेसिस पे पूछने वाली है, समझ आया। भले उसके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगे वो कंसेप्ट पढ़ाने में, ठीक है, बट थिंग इज दैट आपके ऊपर रिस्क कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने वो पढ़ लिया। आगे जैसे कि बीच में ऐसा हुआ था, इवन इंटरमीडिएट में भी ऐसा हुआ था और फाउंडेशन में, आई नो द टीचर बट नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें डिक्लेयर कर दिया कि जेएलपी जो है जॉइंट लैब पॉलिसी वो सिलेबस से निकाल दिया। ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया था, वो क्यों बोल दिया कुछ पता नहीं। जेएलपी इज कंफ्यूजिंग कंसेप्ट, जॉइंट लैब पॉलिसी कंफ्यूजिंग है, क्लियर। तो वो उन्होंने बोला कि सिलेबस से निकाल दिया, तो अभी उनके जो स्टूडेंट्स है वो क्या सोचेंगे कि चलो सर बोल रहे सिलेबस से निकाल दिया, क्यों पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। मैंने बोला अभी तक आईसीआई का कोई प्रॉपर डिक्लेरेशन नहीं उस बारे में, कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं है, तो ऐसे केस में हमें पढ़ना पड़ेगा। और उस वक्त हमने पढ़ा था, उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस थे, समझ में आया, ठीक है। तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा, हमारा काम है पढ़ना, क्लियर। तो आगे तो अगला क्या है 7, फाइंड द गुडविल ऑफ द फर्म यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड मतलब क्या होता है, एक्चुअल नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। लिखो गुडविल इज इक्वल टू, अगला क्वेश्चन नंबर 7 ना, गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल, अगर नॉर्मल से कम कैपिटल लग रहा है तो गुडविल है आपका, माइनस एक्चुअल कैपिटल। नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, हाँ आप एक काम कर सकते हैं, इसका फोटो निकाल सकते हो, ठीक है, और डाल दो, ये न्यू मेथड है, डाल दो कोई तो, जो एब्सेंट है नहीं, सर ने आज सिंपल मेथड पढ़ा दिया फिर ऐसा कैलकुलेट करने का, सॉरी यू मिस्ड इट। हाँ यस या हाँ क्या, हाँ हाँ ठीक है, क्या लिख दो ना, क्या लिखोगे, सॉरी यू मिस्ड इट। आज सर ने बहुत, नहीं सर ने पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल तरीका बता दिया, सॉरी यू मिस्ड इट, लिख देना अपने लैंग्वेज में। आगे चलो, गुडविल नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल, तो बोलो
और एक बात है उनको टेंशन देने के लिए, और एक क्या है अपना है ना ये हिडन गुडविल सर ने हिडन गुडविल भी पढ़ा दिया आज। उनको देख के तो समझ में नहीं आने वाला है ये तो पक्का है, जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं सुनते तब तक समझ में नहीं आता एग्जैक्टली क्या है या क्या पोज क्या देना है चलो हाँ, नॉर्मल कैपिटल आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जो लोग थे आज कौन कौन था, आने के बाद में पूछेंगे जब मिलेंगे तब, आज के लेक्चर में कौन कौन था नॉर्मल कैपिटल बोलो कितना। अभी देखो नॉर्मल कैपिटल कैसे निकालना है, ध्यान दो। एवरेज प्रॉफिट को आप डिवाइड करो किससे, किस एनआरआई से डिवाइड करो, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट निकालते थे, तो प्रॉफिट को डिवाइड करके कैपिटल निकाल सकते हैं उल्टा, ठीक है। तो नॉर्मल कैपिटल कैसे आएगा, नॉर्मल कैपिटल इज इक्वल टू कितना है, एक्चुअल है वो 80 लाख तो एक्चुअल है ना, एवरेज प्रॉफिट कितना है, ये प्रॉफिट कितना है 12 लाख, 12 लाख। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12 लाख, नहीं 12 15 है क्या 15, हाँ मैंने ऊपर के क्वेश्चन में देखा, ठीक है यहाँ पे 15% है, कितना आता है 12 लाख डिवाइड बाय 15% करना है, 12 लाख डिवाइड बाय 15 नहीं करना है, 12 लाख डिवाइड बाय 15 आगे परसेंटेज दबाना है, कितना 80 लाख। मतलब नॉर्मल कितना है 80 लाख और एक्चुअल में आपने कितना पैसा लगाया 80 लाख, कुछ फर्क नहीं पड़ता ना नील, सिंपल बात है। ओके आपको नॉर्मल कैपिटल जितना लगता है उतना ही एक्चुअल लगता है, तो कोई चेंज ही नहीं है, समझ में आ गया। ओके आगे 8, a firm earns profit of rupees 1,10,000, the a firm has an average profit of rupees 60,000, sorry 8 number na, a firm earns profit of rupees 1,10,000, the normal rate of return in similar type of business is 10%, the value of total asset excluding goodwill and total outside liabilities are 11 lakh and 1 lakh। ध्यान दो आपको चाहिए कैपिटल, एसेट माइनस लायबिलिटी क्या आता है कैपिटल, पता है ना, एसेट माइनस लायबिलिटी क्या आता है कैपिटल। तो एसेट कितनी है 11 लाख और कैपिटल सॉरी लायबिलिटी कितनी है 1 लाख, तो कैपिटल कितना है 10 लाख, क्लियर। आगे द वैल्यू ऑफ गुडविल इज, आपको एक्चुअल कैपिटल पता है, एक्चुअल कैपिटल पता है, और फर्म का प्रॉफिट कितना है 1,10,000, फर्म का 1 लाख, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। कौन से मेथड से जाए आप बोलो, कौन से मेथड से जा सकते हैं हम, कैपिटलाइजेशन से जा सकते हैं, कैसे 1,10,000 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आता है 1,10,000 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आता है 1,10,000 डिवाइड बाय 10%, 11 लाख, और एक्चुअल कैपिटल कितना है अभी कैलकुलेट किया ना 10 लाख, तो कितना आया 1 लाख, ठीक है। तो यहां पे लिखो वही है, वन लाख 10,000 डिवाइड बाय कितना आता है 11 लाख, एक्चुअल माइनस इलेवन लाख क्या है
आगे, पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स। क्या है? 2007, 15,000, 20,000, 25,000। आप मुझे बताओ, इसका अगर एवरेज निकालना हो तो सिंपल एवरेज मेथड से जाऊं या वेटेड एवरेज? 15,000, 20,000, 25,000, ये कौन से एवरेज से कैलकुलेट करना ज्यादा सही है? वेटेड ना, ये वेटेड से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है। क्लियर? हाँ हाँ, ठीक है, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द अबो मेंशन पीरियड हैज बीन 1 लाख। कैपिटल कितना लगा है? 1 लाख। Having regard to the risk involved, 15% is considered to be fair return on capital. Goodwill on the basis of 2 years purchase of average super profit. Super profit method से जाना है। Super profit method से बोलो, super profit is equal to, super profit is equal to एवरेज प्रॉफिट कितना है? हाँ, एवरेज प्रॉफिट अभी निकालना पड़ेगा ना, एवरेज प्रॉफिट। चलो, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 2007, उसका कितना? 15,000, उसको वेटेज कितना देंगे? 1। रिसेंट को ज्यादा वेटेज देना है। 2008 कितना है? 20,000, वेटेज कितना देंगे? 2। बाद में 2009 कितना है? 25, वेटेज कितना? 3। तो बोलो 15,000, 40,000 और 75,000 कितना आता है? वेट्स की टोटल आती है 6, 1 2 3 की टोटल कितनी आती है? और 6 और 1,30,000। तो बोलो 1,30,000 अपॉन 6 कितना आता है? 21,667 आ जाएगा ना? ठीक है, 667, राइट, एवरेज प्रॉफिट। अभी आप मुझे बताओ, हाँ, 21,666, हाँ, तो एवरेज प्रॉफिट बोलो कितना है? 21,667। हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल कितना है? 1 लाख इंटू कितना था? 21,667 माइनस 15,000 इज इक्वल टू, बोलो, इज इक्वल टू 6,667। और कितने साल का परचेस है? 2 इयर्स ना। गुडविल इज इक्वल टू 6,667 इंटू 2 कितना आता है? डन। ठीक है, कोई डाउट? चल, बाकी का अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। यस, हाँ, एक बात जो हुआ है प्रैक्टिस पक्का करना, क्योंकि नए कंसेप्ट से एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है।